हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और हमारा ये साइंस का एलडीसी बैच 2026, इसका पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में आप लोगों का जो रेस्पॉन्स मिला उसे देखकर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने हमको इतना प्यार दिया उसके लिए। पार्ट नंबर 2 साइंस का ये एलडीसी का बैच चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि आप लोगों ने हमें इस चैनल के थ्रू जो प्यार दिया है उसको देखकर मैंने आज एलडीसी के लिए कुछ नया और एक्स्ट्रा ऐड करने की सोचा है। वो ये है कि आज की क्लास के अंदर आपको 2 क्लास के अंदर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको सॉल्व करवाने की मैंने सोचा है। मैं केवल यही सोच रहा हूं कि कोई भी गरीब का बच्चा अब बेरोजगार ना रहे। आपको मैं एक ऐसा कंटेंट दूंगा, आप खुद ये सोचोगे कि के सर के चैनल पर ही जाकर हमको सब कुछ विजिट करना है, क्योंकि वहीं पर जो साइंस मिल रही है हमको वो कहीं नहीं मिल सकती। एक चीज और आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अब तक यूट्यूब के इस चैनल पर आपको अभी तक आपको ऐसा कहीं भी कंटेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना सारा कंटेंट, इतना शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज अपना एलडीसी बैच का आरंभ बैच जो स्टार्ट किया था उसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले 2 मिनट का टाइम लूंगा आपका मैं। आपको 2 मिनट का टाइम इसलिए कि जो पिछला जो पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूरी है। चाहे कुछ भी करो, आप नया स्टार्ट करने से पहले यदि आप पुराना नहीं पढ़ोगे तो ये मान के चलो कि आप पिछला भूलते जा रहे हो, आगे का पढ़ते जा रहे हो। वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। इसलिए मैं आपका ये, आपने जैसे थंबनेल देख लिया है कि अपना ये पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है आज से। ठीक है, मैं पहले का जो है अपना आरंभ बैच है वो ये जो पिछला पढ़ाया है उसका रिवाइज करवा देता हूं। अपना पिछला अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, परिवर्तन अपना था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आप लोगों से मैं एक चीज के लिए माफी चाहता हूं। पहले वाली वीडियो के अंदर जैसा कि हमारा फर्स्ट वीडियो था, जो इस कलर से जो वीडियो लिखी गई थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था दिखने में थोड़ा सा, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। अब की बार ऐसा नहीं होगा। हमारा चल रहा था रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। उसमें हमने पढ़ा है फर्स्ट में रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ से हमेशा और हमेशा हर एग्जाम यदि ये टॉपिक है तो उससे एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊं। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जल्दी से हम जान लेते हैं। वैसा परिवर्तन था जिसके बारे में हमने एरो के साइन के बारे में जाना था। यदि ये एरो का साइन ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु इस जगह से इस जगह तक जा रही है तो वो फिक्स हो चुकी है, स्थायी परिवर्तन है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यदि नए पदार्थ की जगह पे यदि अस्थायी हो रहा है, नए पदार्थ नहीं बन रहा है, तो भौतिक परिवर्तन रहेगा। मैंने आपको थोड़े से एग्जाम्पल देके बताए थे जल का बर्फ में बदलने के लिए। मैंने बताया था कि क्या बर्फ का जल में बदलने के लिए ये एरो का साइन लगा हुआ वो सही है क्या? तो आपने कहा कि बिल्कुल सही है। ये दूध से दही में बदलने वाला मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था। इसके बाद हमने आगे पढ़ा था इसकी परिभाषा के बारे में। मैंने नाम लेके यही बताया था कि यदि आपका परिवर्तन का नाम भौतिक परिवर्तन आ रहा हो या रासायनिक परिवर्तन आ रहा हो, नाम जो आए वही परिवर्तन के गुणधर्मों में चेंज करना है। जैसे कि नाम था रासायनिक परिवर्तन, आपको गुणधर्मों में चेंज करना है। कौन से? रासायनिक गुणधर्मों में। नाम कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। कौन से गुणधर्मों में चेंज करना है? भौतिक गुणधर्मों में। एक चीज ध्यान रखना, आपको रासायनिक परिवर्तन के अंदर हमेशा और हमेशा स्थायी परिवर्तन होगा और नया पदार्थ आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। यदि आपको नया पदार्थ नहीं मिल रहा है, नया पदार्थ का कहने का मतलब पहले वाला जो पदार्थ है उसके गुण और जो नया पदार्थ मिला है उसके गुण हमेशा और हमेशा एक दूसरे से क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। ये ध्यान रखना आप बस थोड़ा सा। ये मत सोचना कि सर मैंने आप लोग कहा कि नया पदार्थ मिलना चाहिए तो नया पदार्थ मतलब कि एक लकड़ी को तोड़ दिया और लकड़ी को तोड़कर मैंने एक चेयर बना दी, एक कुर्सी को तोड़कर, उसी कुर्सी को तोड़कर मैंने खिलौना बना दिया, तो मुझे हमेशा कुर्सी थी और खिलौना मिला, दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पहले वो लकड़ी लकड़ी थी और अभी भी वो खिलौना बनने के बाद या चेयर बनने के बाद भी वो लकड़ी ही है। मतलब लकड़ी के पहले जो गुणधर्म थे बाद में भी गुणधर्म वो ही रहने चाहिए। अब आप ये कहिए कि सर खिलौना अलग है, ये ऐसे फालतू का ये एफर्ट ना लगाए। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि नया पदार्थ कैसे मिलेगा, कि लकड़ी यदि जल गई तो कोयला बन गया तो वो नया पदार्थ है। अब कोयले के गुणधर्म और लकड़ी के गुणधर्म दोनों एकदम से भिन्न हो गए। अपनी नेक्स्ट स्लाइड थी, नेक्स्ट में आपने पढ़ा, मैंने उदाहरण बताए थे आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के। मैंने आपको उदाहरण में ये भी बताया था कि यदि इनके साथ साथ आपको शब्द मिल जाए जलना, दहन, किण्वन, ये सारे यदि एग्जाम्पल यदि आपको मिल रहे हैं, श्वसन,
यदि ये सारे एग्जाम्पल यदि आपको मिल रहे हैं, पचना, तो आपको ये जो परिवर्तन रखना है वो कौन सा परिवर्तन रखना है, रासायनिक परिवर्तन। मैंने आपको एक एग्जांपल में डबल ट्रिपल स्टार लगाकर मैग्नीशियम के रिबन वाला बताया। ये ट्रिपल स्टार मैंने इसलिए लगाया था, मुझे लगता है कि शायद इस बार एलडीसी की परीक्षा जो 5 जुलाई को होने वाली है उसमें ये एग्जाम्पल आपको मिल जाए। वो किस तरीके से, मैग्नीशियम को रिबन को जब हम जलाते हैं, ध्यान रखना कोई सी भी चीज को हम जलाए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए अपने को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो एक नया पदार्थ मिलकर आया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थी, इनके गुणधर्म कुछ अलग है। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनता है वो अलग रहता है, इसका जो कलर है वो सफेद कलर का एक पाउडर बनकर आता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैग्नीशियम के रिबन का जलना एक किस तरीके का परिवर्तन है, तो आप लगा सकते हो उसमें रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैग्नीशियम के रिबन का जलने की हमको अभिक्रिया कौन सी सही है निम्न में से, तो आप इनमें से आपको याद रखना 2Mg + O2 2MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड रखना है, ये अभिक्रिया बिल्कुल आपकी सही है। तीसरा क्वेश्चन यहीं से ये बन सकता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद जो फाइनली जो पदार्थ बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दो तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको हिंदी में लिख के देगा या फिर आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO 2MgO, आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको वो लकड़ी का वाला पहले से ही बता रखा था। इसके बाद आपको मैंने भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताया था। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है लकड़ी का टूटना, लकड़ी का जलना। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था बल्ब का जलना, तो जलने से याद रखना वो अपवाद में मैंने लिखवाया था, जलना मत लगाना, बल्ब हमेशा हमेशा ऑन और ऑफ होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि मोमबत्ती के अंदर आपको परिवर्तन लगाना है तो मोमबत्ती के अंदर हमेशा हमेशा परिवर्तन रासायनिक भी होता है। रासायनिक परिवर्तन कब होता है, जब मोमबत्ती जल रही होती है। भौतिक परिवर्तन भी होता है, भौतिक परिवर्तन कब होता है, जब मोमबत्ती पिघल रही होती है, मोम पिघल रही होती है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों एक साथ हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। ये कब हो सकते हैं, जब मोमबत्ती जल रही है तब रासायनिक परिवर्तन, और साथ में ही पिघल रही है तब भौतिक परिवर्तन। यदि आपको ऑप्शन नंबर 4 या डी में आपको नन ऑफ दीज करके दे तो आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन लगाना है, और यदि आपको ऑल ऑफ दीज करके दे तो आपको ये लगाना है ऑल ऑफ दीज। आगे बात समझ में, यहां तक का अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूं, अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, और अगला टॉपिक अपना है, अपन इसी की तरफ जा रहे हैं। अगला टॉपिक जो अपना है वो है अभिक्रियाओं से। मैंने आपको बता दिया था इसमें चार, एक चीज और मैंने बताई थी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो आपको चार चीजें याद रखनी है। क्वेश्चंस मैंने इसमें स्लाइड्स में बताया नहीं, एक बार देख लेता हूं मैं, नहीं बताया है। आपको चार चीजें रखनी है कि आपको कैसे पता लगाना है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, आपको कैसे पता लगाना है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन होने के लिए आपको पता लगाना है कि कैसे हुआ है, इसके लिए आपको रखना है, याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ये अपने को कैसे पता लगेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन की पहचान अपने को करनी है। इसकी पहचान कैसे करेंगे अपन, तो अपने को यदि पहचान देखनी है तो अपने को देखना हमेशा कुछ चीजें चेंज होती है उसके अंदर। पहला क्या होता है कि जब भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है तो उसके अंदर वो अभिक्रिया है, उसके अंदर तापमान में परिवर्तन आता है। और मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट फॉर्म और बताई थी, आपको याद रखना है, मैंने लिख बता दिया था शायद, STCE मैंने आपको बताया था। इसको याद रखना, इंग्लिश के हिसाब से याद रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेट चेंज मैंने आपको लिखवा दिया था पहले, स्टेट चेंज। दूसरा मैंने आपको बता दिया था T फॉर टेम्परेचर चेंज, C फॉर कलर चेंज मैंने आपको बता दिया था पहले वाली फर्स्ट वीडियो में, और E फॉर होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मैंने आपको बता दिया था, ये पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। स्टेट चेंज का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन। कौन सा होता है, अवस्था में परिवर्तन। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ही पूछ सकता है, डायरेक्ट आएगा यहाँ से क्वेश्चन, तापमान में परिवर्तन। यदि कल को नहीं लिखा तो एक बार फिर से मैं लिख पा रहा हूँ, लिख लो सभी के सभी, रासायनिक तापमान में परिवर्तन। अगला आ सकता है रंग में परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ अभी आपको, रासायनिक परिवर्तन और गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। देखो ये वीडियो आप YouTube पर कहीं भी जाके देख लेना, ये सारी चीजें आपको एक साथ नहीं मिलेगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की पहचान है, या इनमें से वो बताओ आपको कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, हम कैसे पहचान करेंगे। तो आपको या तो ये इनमें से चार में से कोई आपको तीन दे देगा,
और आपको ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन देगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल क्या होता है कि आपको कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, व्याख्या वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन या दो देकर आपसे पूछ लेगा कि अवस्था में परिवर्तन क्या रासायनिक परिवर्तन को बताता है क्या, तापमान में परिवर्तन क्या रासायनिक परिवर्तन को बताता है क्या। तो पूछ लेगा कि कथन एक और दो सही है, या एक सही है दो नहीं है, या एक और या दो दोनों ही सही है, या दो सही है एक नहीं है, या कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो इनमें से याद रखना है कि अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैसों में उत्सर्जन जब भी होता है, आपको याद रखना है हमेशा हमेशा कि उसके अंदर कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आगे बात समझ में? इतना सा आपको ये चारों को चारों याद रखना है। एक बार मेरे कहने पर इन चारों को जल्दी से पढ़ो। पहला कौन सा है? अवस्था में परिवर्तन। यदि आपको ये याद नहीं हो तो शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, एस टी क्या है, टी सी और ई, आपको याद रखना है। ठीक है, एस टी सी और ई, ये आपको याद रखना है। एस फोर होता है स्टेट चेंज, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि साइंस का मैटर है, थोड़ी सी आनी चाहिए। स्टेट चेंज आती है। टी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज, सी का मतलब कलर चेंज, और ई का मतलब होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि ये याद नहीं हो रहा तो आपको याद रखना गैस, गैस से याद हो जाएगा मतलब गैसों का उत्सर्जन। मतलब हम किसी भी तरीके का केमिकल उत्सर्जन कर रहे हैं तो हमको गैस निकलती हुई दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। आगे की तरफ हमारा यहां से क्वेश्चन बनता है। अब इंपॉर्टेंट अभिक्रिया से क्वेश्चन बनता है। यहां से जितनी भी सारी मैं अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा, अपने पास आती है बहुत सारी अभिक्रियाएं। मैं पहले उनका नाम लिख देता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। मैं उन अभिक्रियाओं जो हम पढ़ने वाले हैं उन अभिक्रियाओं का नाम मैं लिख देता हूं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अपन के पास जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जिनको आजकल बोर्ड का ट्रेंड चला हुआ है उन सबको मैं आपको यहीं रटवा दूंगा। रासायनिक अभिक्रिया, और जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको मैं लिख देता हूं एक बार कि हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बार हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का ही एक दूसरा नाम निकल कर आता है, इसी को ही हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, एक इंग्लिश में भी नाम इंग्लिश वाला यदि कोई बच्चा हो तो उसके लिए भी नाम लिख देता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी वाली अभिक्रिया हम पढ़ने वाले हैं वो है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है वो? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का ही यदि दूसरा नाम यदि कोई पूछे तो आप बता देना कि इसी को ही हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, यदि कोई पूछे कि अपघटन यदि आपको देखने को नहीं मिले तो फिर आपको देखने को मिलेगा विघटन अभिक्रिया। जितने भी सारे हैं मैं लिख देता हूँ विघटन अभिक्रिया। यदि आपको विघटन नहीं मिले, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वालों को केवल एक ही नाम मिलेगा, डिकम्पोजिशन, एक ही देखने को मिलेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी वाली हम पढ़ने वाले हैं, हमने संयोजन पढ़ लिया, वियोजन पढ़ लिया। वियोजन के बाद हम अगला पढ़ने वाले हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, आजकल विस्थापन अभिक्रिया को भी हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं, उसका एक और नाम आ रहा है, वो नाम भी मैं साथ में लिख देता हूँ। बच्चे क्या आजकल कंफ्यूज, बोर्ड का मकसद ये रहता है बच्चों को कंफ्यूज करने का। एकल विस्थापन, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसे कि ये नाम पढ़ के जाता है विस्थापन, कंफ्यूज हो जाता है एकल विस्थापन कहां से आ गया। इंग्लिश वाले के लिए मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर की हम पढ़ने वाले हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया, आप इन सारों को द्विव विस्थापन का हम बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूं उसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम पांचवें नंबर पर पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि हमको ये कोशिश रहेगा कि आज की इस पूरे सेशन पर इस लेक्चर को पूरे को खत्म किया जाए। ये सारी अभिक्रियाएं हमको पढ़नी है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में लिख देता हूं रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारी अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। फर्स्ट पर मैं आता हूं, पहली अभिक्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा जो हेडिंग था वो मैंने आपको बताया। पहली अभिक्रिया की तरफ मैं जा रहा हूं। पहली अभिक्रिया आपको पहली अभिक्रिया जो आती है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया अपनी है, उसकी तरफ देखो। सबसे पहला अपना जो मकसद है वो यही होना चाहिए कि कैसे भी करके अपने को इनकी रिएक्शन याद हो। साम दाम दंड भेद जिस भी तरीके से हो अपने को रिएक्शन याद होनी चाहिए। अपना ये पूरा मकसद ये होना चाहिए कि कैसे भी करके रिएक्शन याद होनी चाहिए, रटना नहीं है। यहाँ से पहली नंबर की
रिएक्शन पर पहुंचता हूं। पहले नंबर का नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के सारे नाम मैंने आपको बता दी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी होता है और दूसरे बहुत सारे नाम भी होते हैं इसके। एक बार इसका मैं थंबनेल चेंज कर लेता हूँ, इसका व्हाइट बोर्ड बना लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड में व्हाइट ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज हो गया इसका ये। अब सही है? अब सही दिख रहा है? अब सही आ रहा होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल हाँ अब सही है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? संयोजन अभिक्रिया का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि संयोग होना। क्या होना? संयोग होना। अब संयोग कब होगा? जब दो मिलते हैं तब। कितने मिलने चाहिए? कम से कम दो। कम से कम कितने मिलने चाहिए? दो। अब दो क्या मिलने चाहिए? हमारे विज्ञान के अंदर यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती है। एक चीज होती है अभिकारक, एक होता है अभिकारक, और एक होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। दोनों ही अलग अलग चीज होती है। अभिकारक का मतलब होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दो चीज है, अभी समझ में आ जाएगा सब। देखो एक मिनट, लेते हैं और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। रासायनिक, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ, बनने वाला नया पदार्थ, नया पदार्थ। दोनों चीज होती है अपने पास, एक होता है अभिकारक, एक होता है अपने पास उत्पाद। अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सर ये कैसे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे मैंने कहा कि कार्बन है मेरे पास, और कार्बन को मैं इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैं इसको क्या करवा रहा हूँ? रिएक्शन करवा रहा हूँ। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं दोनों को दोनों। और कार्बन और अभिक्रिया ऑक्सीजन आपस में मिल जाती है तो लास्ट में क्या बनता है? CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। पहले तो आप ये देखो कि नया पदार्थ, यदि आपके अभिकारक समझ में नहीं आ रहा तो आप ये देखो कि नया पदार्थ क्या बन रहा है, कि कार्बन मिला और ऑक्सीजन मिला, तो नया पदार्थ कौन सा मिला? कि सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो नया पदार्थ बनता है, जैसे CO2 नया पदार्थ बना तो हम CO2 को बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे इसको? उत्पाद। और जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, भाग लेने वाले कौन कौन से? एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे इनको? संयुक्त रूप से अभिकारक। मेरे हिसाब से मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अभिकारक और उत्पाद में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक बार फिर भी मैं आपको रिवाइज के तौर पर बता देता हूं कि अभिकारक तो वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आपके पास रासायनिक अभिक्रिया दो तरीके से होगी, एक तो आपके पास होगा दायां पक्ष और एक आपके पास होगा बायां पक्ष। एक तो होगा राइट साइड और एक होगा आपके पास लेफ्ट साइड। दो पक्ष होंगे आपके पास, एक तो होगा आपके पास दायां पक्ष और एक होगा आपके पास दायां पक्ष। जो रासायनिक अभिक्रिया के तीर से पहले की, जिस तरफ से ये एरो का साइन नजर आ रहा है आपको, एरो के साइन से पहले का, इधर की तरफ जहां से शुरू हो रही है वो उधर के पार्ट को तो आपको अभिकारक बोलना है। और जो लास्ट में जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसको बोलना है उत्पाद। आपको ऐसे भी याद रखना, शॉर्ट ट्रिक से तो मैंने बता दिया जनरली तरीके से, लेकिन परीक्षा के अंदर ये पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है। मैं स्टार लगा देता हूं इसमें, ट्रिपल स्टार, कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद। इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो याद रखना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, दोनों चीज याद रखना। अब मैं आता हूं संयोजन अभिक्रिया। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गए होगा एग्जांपल से कि कौन सा अभिकारक बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है। यदि आपको अभिकारक की बात करनी है तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। मेरे हिसाब से आपको, मैं जहां तक मान के चल रहा हूं, आपके समझ में आ गया होगा ये सारा का सारा। मैं हम आते हैं संयोजन अभिक्रिया के पास। मैंने अभिक्रिया अभिकारक के सारा बता दिया, किसी भी अपने को रिएक्शन में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा अभिकारक होता है, कौन सा उत्पाद होता है। संयोजन का नाम से ही आता है। यदि हम संयोजन में एक शब्द छिपे देखें तो उसमें देखता है कि सम, क्या शब्द दिख रहा है अपने को? सम प्लस योजन। यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका एक शब्द निकल कर आता है सम प्लस योजन। एक नया शब्द निकल कर आया अपने पास, सम प्लस योजन। आप तो केवल इस सम को देखो। सम कब होता है? सम का मतलब होता है जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब दो जुड़ते हैं तब जाकर क्या बनता है? एक बनता है। जब दो जुड़ते हैं तब जाकर क्या बनता है? एक बनता है। अब ये दो क्या जोड़ने चाहिए? आप तो ये देखो, बस आपको तो केवल ये देखना है कि ये दो क्या जोड़ने चाहिए। सर दो तो आपने अभी अभी बताया था कि जो शुरुआत में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। इसका मतलब दो अभिकारक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक क्या जोड़ने चाहिए? अभिकारक।
दो या दो से अभिकारक, मैंने अभी कहा था, मैं तो केवल जिस चीज पर अंडरलाइन कर रहा हूं उसी को आप देख लिया करो, बस हाईलाइट कर देता हूं उस चीज को, मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है, आपको ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा है कि समयोजन शब्द का मतलब क्या निकल कर आया, मैंने कहा सम का मतलब क्या निकल कर आया कि सर जुड़ना, जुड़ना क्या जुड़ना, दो पदार्थों का आपस में जुड़ना, दो पदार्थ कौन से, अभिकारक, दो कौन से पदार्थ रहेंगे, अभिकारक, मतलब दो अभिकारकों का जुड़ना है, और जब दो अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो नया पदार्थ का निर्माण होगा, और उस पदार्थ को हम बोलेंगे कि दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का, या तो उत्पाद बोल दो या फिर उसको सही भाषा में आपको रखना है तो एक अच्छी सी तरीके से लिखने के नोट्स के फॉर्म में लिख लो इसको कि एकल उत्पाद किसका निर्माण होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एकल उत्पाद का। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया में ध्यान रखना है कि दो या दो से अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का। आपको रटना नहीं है, आपको केवल नाम पढ़ना है कि कौन सा नाम है, संयोजन। समयोजन से आपको निकालना है सम शब्द, और सम कौन सा निकालना है कि दो अभिकारक इधर के जब जुड़ेंगे तब एक बनेगा, जब दो जुड़ते हैं तब एक बनता है। आपने कभी कभी देखा होगा ना, शादी विवाह होती है तब देखा ना, पति पत्नी आपस में मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है, एक जोड़ा बनता है। तो यही आपको याद रखना है कि समयोजन का मतलब कि जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, मैं आपको इसको दूसरी तरीके से समझा देता हूं कि यदि ए एक कोई एक उत्पाद है, दूसरा कोई उत्पाद बी है, यदि ये आपस में मिलते हैं तो एक नए उत्पाद का या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको हम बोलते हैं ए और बी। यहाँ तो ए और बी दोनों अलग अलग है और यहाँ पर दोनों एक हो गए हैं, मतलब ए और बी जब आपस में मिले तो एक नए उत्पाद का निर्माण या नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसको हमने बोला ए या बी। मैं उदाहरण के तौर पर जा रहा हूं, उदाहरण इसका देखते चलो, सिंपल से उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण लिख रहा हूं, कोयले का दहन। यदि आपसे परीक्षा के अंदर मैंने लिखवाया था कि कोयले का दहन कैसा परिवर्तन है, आपने बोला कि सर रासायनिक परिवर्तन होता है, मैं यहाँ के अंदर दूसरे तरीके से लेके चल रहा हूँ कि कोयले का दहन आपको बताना है कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। परीक्षा के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोयले का दहन किस प्रकार का, यहां से तीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि कोयले का दहन किस प्रकार का परिवर्तन, आप कह दोगे कि सर रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का दहन में किस तरीके की अभिक्रिया है, अब कोयले के दहन के लिए आपको अभिक्रिया लगानी। कोयले का मतलब कोयले के अंदर क्या रहता है, कार्बन रहता है। कोयले के अंदर क्या रहता है, कार्बन रहता है। कोयले के अंदर क्या रहता है, कार्बन, और कार्बन की दहन होता है, मतलब मैंने कहा याद रखना, हमेशा याद रखना, दहन हो या ऑक्सीजन हो, कभी भी आपको किसी भी पदार्थ को यदि जलाना है, हमेशा हमेशा यदि किसी भी पदार्थ को आपको जलाना है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होगा। और जब कोयले की उपस्थिति में इसको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो नया पदार्थ का निर्माण होता है, वो बनता है CO2। नया पदार्थ कौन सा बना, CO2। आप देखो ध्यान से कि क्या दो या दो से अधिक अभिकारक ही मिलेगा, एक तो कार्बन मिला एक ऑक्सीजन मिला, और दोनों मिलकर क्या एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, क्या बिल्कुल सही है सर। तो ध्यान रखना कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। परीक्षा के अंदर पूछे टिक लगा के आना, कोयले का दहन कैसा परिवर्तन है। के सर ने बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया, एक तो रासायनिक परिवर्तन होता है, एक संयोजन अभिक्रिया होती है, दोनों को दोनों काम हो गया हमारा। मैंने बोला तीन, अभी तक मैं दो बचा चुका हूं। कोयले के दहन के अंदर पहला पूछे परिवर्तन, कि कोयले का दहन में कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अभी हमारा संयोजन खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आपको सिंपल सा दूसरा उदाहरण लिखा देता हूं। यदि अपने पास H2 है, एक हाइड्रोजन गैस है, और उसको मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि मिला देता हूं तो मेरे पास एक नया पदार्थ भी निकल कर आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम, वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम, वाटर। एक चीज बताइए मुझे, क्या मैंने हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन अलग था क्या अपना, दोनों को दोनों मिलकर क्या पानी का निर्माण हो गया है। तो कल को कोई पूछ सकता है कि जल का निर्माण करते हैं उसके अंदर कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको बताना कि जल के निर्माण के अंदर कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। एक और क्वेश्चन बनने वाला है, वो भी आगे आएगा, मैं आगे की स्लाइड की तरफ जाता हूं। संयोजन अभिक्रिया का अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया आने वाली है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बार बार परीक्षा के अंदर पूछी जाने वाली है, वो आपको याद रखनी है, ये वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है। मैं इसके ऊपर डबल स्टार लगा रहा हूं, आप ध्यान कर लेना, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं। इस अभिक्रिया को परीक्षा के अंदर कोई ना कोई सी परीक्षा के अंदर 100% पूछेगा। और ये अभिक्रिया कौन सी है, आपको लेना है बिना भुजा हुआ चूना। मैंने कौन सा बोला है, बिना भुजा हुआ चूना। और बिना भुजे हुए चूने के अंदर हमने क्या डाल दिया है, इसमें पानी। क्या डाल दिया इसमें, पानी। अब मुझे बताओ, आग में यदि हम पानी डालेंगे तो आग जलेगी या बुझेगी, बुझेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्मल सी बात है। तो मैंने लिया है ये वाला, क्या है, बिना भुजा चूना। कौन सा है ये, यदि आपको याद रहे तो ध्यान, यदि आप बार बार भूल जाते हो तो ध्यान रखना, ये है बिना भुजा
चूना। जब इसमें हमने पानी डाल दिया, ये जल डाल दिया, आपको पता है कि जलने के बाद जो नया बनेगा वो तो बुझा हुआ ही चूना बनेगा। ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी है कि ये तो बुझा हुआ ही बनेगा, बुझा हुआ चूना। क्लियर हो चुकी है ना कि हमने पानी डाल दिया उसके अंदर, तो जब हमने पानी डाल दिया है तो वो नया चूना जो बनेगा वो तो बुझा हुआ ही बनेगा। और ये जो नया चूना बन रहा है उसका आपको सूत्र कौन सा बनेगा? इसका सूत्र ये जो बनता है वो है CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा है? CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान से देखो, क्या दो या दो से अधिक अभिकारक ही मिल रहे हैं क्या? कि बिल्कुल सर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं क्या? वेरी गुड, ये मैंने आपको लिखवा दिया। तो ये वाली जो अभिक्रिया है आपको याद रखनी है, मैं स्टार लगा दिया है इसके ऊपर 5 स्टार। कि इस तरीके की आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको लगाना है कि बिना बुझे हुए प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये? संयोजन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये? ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बिना बुझी हुई अभिक्रिया का यदि आपसे उदाहरण पूछे तो आपको बताना है कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया के अंदर मैंने कोयले का दहन भी बताया था, जल का निर्माण भी बताया था, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और संयोजन अभिक्रिया के लिए आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? कि सर ने बताया था, के सर ने, कि कौन सा वाला बताया था कि बिना भुजे चूने का। और बिना भुजे के अंदर यदि हम पानी डाल देते, यदि आप भूल जाते हो कि बाय द वे ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी भूल जाते हो तो अब के बाद नहीं भूलोगे कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन होगी, तो पहले तो आपको ये फॉर्मेशन याद रखना है, ये वाला, कि ए के अंदर यदि बी मिला दिया तो नया पदार्थ मिलकर ए और बी बन जाता है। एक तो इस तरीके से, पहली ट्रिक तो ये है। यदि आपको ये समझ में नहीं आए कि नहीं सर सबके अंदर ही ऐसा कैसा ही हो रहा है, सभी के अंदर ऐसा हो रहा है, तो आपको देखना है कि भुजता कब है, कोई चीज भुजती कब है? जब उसके अंदर क्या डालती है? पानी डालती है। उसके अंदर क्या डालता है? पानी डालता है। तो उसके अंदर आपको जाना है पानी, और पानी का तो नॉर्मल सा सूत्र होता है कौन सा? H2O। और जब पानी डल जाता है तो वो चीज भुज जाती है, और भुजने के बाद चाहे आप सूत्र ही भूल जाओगे, CaOH, इसका भुजा हुआ चूने को बोलते हैं, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि ये वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की हो जाएगी। लेकिन एक बार के लिए आपको पहले कोशिश ये करनी है कि आपको याद रखना है कि बिना भुजे का सूत्र कौन सा होता है, परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये बताना कौन सा है? CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? भुजे हुए चूने, बिना भुजे हुए चूने का सूत्र होता है। ये बन गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज संयोजन अभिक्रिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यही है कि जब जब संयोजन अभिक्रिया होगी, जितनी भी सारी संयोजन अभिक्रिया होगी, सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया, सारी संयोजन अभिक्रिया उनमें जो अभिक्रिया होती है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। बच्चा हमेशा ही कंफ्यूज रहता है कि कौन सी ऊष्माक्षेपी है, कौन सी ऊष्माशोषी है, और जो टीचर है उसके ऊपर भर भर के 2-2 3-3 वीडियो बना रहे हैं, बच्चों के कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा। लेकिन आज से केवल एक लाइन में ही क्लियर कर रहा हूं मैं कि जितनी भी सारी संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल आते हैं, कितने भी सारे आ जाए, सर वो कैसे याद रखे? आपको याद रखना है जब दो मिलकर एक बन रहे हैं, जब दो मिलकर एक बन रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया है। और जितनी भी सारी संयोजन अभिक्रियाएं होगी, जितनी भी सारी संयोजन अभिक्रिया होगी, उन सारी संयोजन अभिक्रिया के लिए आपको उदाहरण लगाना है। कौन सा लगाना है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हो चुकी है चीज? आज के पीछे से कोई भूलेगा नहीं, ध्यान रखना इस चीज को। इतने भी सारे टीचर्स होते हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ऊपर अलग से वीडियोज बनाते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होती है, इसका ये उदाहरण होता है, ये सारी चीजों को छोड़ो, अपने को आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनना है, अपना जो काम है सिलेक्शन लेना है, अपने को फालतू में पीएचडी नहीं करनी है इस चीज के ऊपर। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आ जाती है तो हमको पहचानना कैसे है कि कौन सा हमको उदाहरण लगाना है, कौन सी अभिक्रिया इसके अंदर सही होगी, तो आपको इसके अंदर टिक लगाना है। कौन सा कि पहचानना है कि यदि ऊष्माक्षेपी का आ गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए कि के सर माइंड में आने चाहिए। और उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सारी संयोजन अभिक्रियाएं होती है वो सारी ऊष्माक्षेपी होती है। अब तो अपने का एक काम बचा है कि संयोजन अभिक्रिया ढूंढ लो, वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और संयोजन अभिक्रिया ढूंढना बहुत इजी है। मैंने बताया कि जब दो मिलकर एक बन जाते हैं, दो मिलकर एक बन रहे हैं, तो वो अभिक्रिया कैसी रहेगी? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया ही कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान रखना, अपना ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण और होता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड
कैल्शियम ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है, और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया मैंने लिखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaO, और जिसको हम बोलते हैं CaO को मैंने अभी अभी बताया है, क्या बोलते हैं इसको, बिना भुजा हुआ चूना। और सर बिना भुजा हुआ चूने के लिए तो आपने एक अभिक्रिया बताई थी जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और सर संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो तो ऊष्मक्षेपी का होता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अब गलत नहीं होना चाहिए, आगे से ध्यान रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। कोयले का दहन, मैंने कह रहा हूं तीसरा बार, कोयले का दहन यदि कोई पूछे कि कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, यदि संयोजन आपको मिल जाता है तो संयोजन लगाना है, यदि संयोजन नहीं मिले तो फिर आपको ऊष्मक्षेपी मिलेगी, ऊष्मक्षेपी टिक लगाना और जिंदगी में आगे बढ़ जाना। ये मान के चलो कि 1 नंबर आपका पक्का है, कहीं नहीं जाने वाला। संयोजन अभिक्रिया के लिए मैंने बता दिया कि श्वसन होती है वो भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन भी क्या होती है, श्वसन भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं इसमें, इसको चलो बाद में लिखवा देंगे, इसको इस चीज को थोड़ा सा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया पढ़वाएंगे तब बाद में ही लिखवा देंगे। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली जो अपनी स्लाइड्स आती है, अगली जो अभिक्रिया आती है, यहाँ तक अपना संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो चुका है। संयोजन अभिक्रिया के अंदर आपको पहले से क्या याद रखना है, एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से। संयोजन अभिक्रिया के अंदर आपको याद रखना है कि जब 2 मिलकर 1 बनेंगे तब कौन सी अभिक्रिया बनेगी, संयोजन अभिक्रिया। 2 मिलकर 1 बनाना है, संयोजन अभिक्रिया। उसका उदाहरण याद रखना है, कार्बन का दहन। कार्बन का दहन में याद रखना कि C+O2 ये संयोजन अभिक्रिया। 2 मिलकर 1 बने, 2 मिलकर 1 बने, संयोजन अभिक्रिया। 2 मिलकर CaO, ये एक है ये एक है, दोनों मिलकर 1 बन गई है, देखो उनके बीच में कहीं भी प्लस का चिन्ह नहीं आ रहा, दोनों मिलकर 1 बन गए, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। और क्वेश्चन ये मैंने एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज में आपको ये भी बता दी है मैंने कि जितनी भी सारी संयोजन अभिक्रियाएं होती है सारी की सारी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्मक्षेपी के अंदर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। हम दूसरे नंबर की अभिक्रिया के अंदर पहुंचते हैं, और दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया है इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का ही आपका अपना दूसरा नाम होता है अपनी भाषा में, इसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, अपघटन अभिक्रिया। और इंग्लिश की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, डिकम्पोजिशन। सारे स्टूडेंटों का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबको ध्यान में रखते हुए, सबको साथ में लिखते हुए, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब का जो विचार है, सबका विकास सबका साथ सबका विकास, वही मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। संयोजन अभिक्रिया यदि आपकी क्लियर हो गई है तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर इसका उल्टा है, ये ध्यान रख के चलो। वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा है। वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि एक वियोजन मतलब अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब आप समझ गए तो पूरा काम हो गया। अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब टूटते कम है, जैसे कि मेरे पास ये एक पेन है, यदि मैं इसको 1 बना रखा है, इसको मुझे तोड़ना है, जैसे कि मैं इसको तोड़ दूं तो तोड़ने के पीछे कितने बनेंगे, ये 2। तो ये कब टूटेगा, जब 1 होगा तभी तो टूटेगा। तो कोई भी अभिक्रिया है, तो मैं अभिकारक की बात करूं, कोई एक अभिकारक, अभिकारक की मैं बात कर रहा हूं कि अभिकारक किसमें टूटना चाहिए। पहले तो आपका एक उत्पाद बन रहा था, अब 2 या 2 से अधिक। मैंने कहा कि यदि मेरे पास ये पेन है, इसको मैं तोड़ूंगा तो कम से कम कितनी बार बनेगा, एक बार तोड़ूंगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अभिकारक जब टूट रहा है तो कितने उत्पाद बन रहे हैं, 2 या 2 से अधिक। क्या बनेंगे अब, अभिकारक जब टूटेंगे तब। आपको पता है कि अभिकारक टूटकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, उत्पाद। क्या बनाते हैं, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं। यदि कोई पूछ ले कि यदि कोई एक अभिकारक टूटकर नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो अब वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तोड़ रही है, यदि टूट रहा है तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। अपने को याद रखना है कि जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया, जो वियोजन अभिक्रिया होती है, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया बोल रहे हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितनी पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी होती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया।
दूसरी की मैं बात करूं तो ताप अपघटन अभिक्रिया, दूसरी कौन सी होती है, ताप अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी की यदि मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से ज्यादा कि निम्न में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो तीन अपघटन अभिक्रिया होती है, एक होती है ऊष्मीय, एक होती है ताप और एक होती है प्रकाश। एक होती है ऊष्मा, एक होती है ताप और एक होती है प्रकाश। इन्हीं अभिक्रियाओं से मिलकर ही वियोजन अभिक्रिया का निर्माण होता है। सबसे पहले हम यदि किसी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो वो अभिक्रिया है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के बारे में ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को मैं हेडिंग लगा देता हूं, देखो यहां से क्वेश्चन आपसे, मैं ये कह रहा हूं आपसे बार बार कि अभिक्रिया से ही क्वेश्चन पूछेगा। मैंने संयोजन अभिक्रिया के लिए कहा तो उससे भी यही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला उदाहरण मैंने बताया था कोयले का दहन, कौन सा, कोयले का दहन। दूसरा जल का निर्माण। तीसरा मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड का बताया था। और चौथा एक चीज यदि कैल्शियम ऑक्साइड से याद रखना तो आप दिमाग में रखना कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि बिना भुजे की चूने की या भुजे हुए चूने की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो है संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार की, संयोजन जितनी भी सारी संयोजन अभिक्रिया होती है वो सारी कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। वो भी आपको ऊष्माक्षेपी भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपके टॉपिक के अंदर है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको याद रखना संयोजन अभिक्रिया के अंदर कौन सा लगाना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हमारा चल रहा है, ऊष्मीय अपघटन। ध्यान रखना यहां से भी यदि क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसा बनेगा, यहां से भी अभिक्रिया से ही क्वेश्चन बनेगा। कैसा बनेगा, अभिक्रिया से ही क्वेश्चन बनेगा। सर इसको हमको कैसे याद रखना है, अब इसका तो केवल एक ही चीज है कि आपको इसको केवल और केवल क्या करना है, याद ही करना है। सिंपल सा है। ऊष्मीय अपघटन के लिए यदि आपको याद रखना है तो सिंपल सा, एक तो आपके पास आता है चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट वाला आता है, एक आता है फेरस सल्फेट वाला। ऊष्मीय अपघटन के दो सबसे फेवरेट जो एग्जांपल है वो मैं डायरेक्ट ही समझा देता हूं। ऊष्मा के द्वारा किसी भी यदि कोई भी अभिक्रिया होगी उससे ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। और ऊष्मा जब निकलेगी सर, ये इतना तो जैसे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये चीज समझ में नहीं आती। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सर हमको वो सारी चीजें बता दो कि हाँ इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो मैं आपको ऊष्मीय अपघटन के दो उदाहरण बता रहा हूँ, दो एग्जाम्पल से बाहर के आपको बता दो, दो या तीन, तीन मान लो मैक्सिमम, तीन से ज्यादा आपके होंगे नहीं। और इन तीन से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी है। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, चूना पत्थर वाला आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। चूना पत्थर, सर ये चूना पत्थर कहां से आ गया बीच में, हाँ, चूना पत्थर की जो अभिक्रिया होगी वो होगी CaCO3। आपको दिमाग में केवल इतना सा आ जाना चाहिए, अभी तुरंत दिमाग में आ जाएगा, मैं अभिक्रिया को लिख रहा हूं तब कि सर ये तो एकदम से अपघटन अभिक्रिया है। CaCO3 को यदि मैं तोड़ता हूं तो CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 में ये टूट जाता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर करनी है, मैंने आपको बताया था कि अपघटन अभिक्रिया जैसे ही नाम आपको दिखे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जैसे ही नाम दिखे, आपको तुरंत शब्द दिमाग में नाम याद आना चाहिए, वो क्या है, टूटना। कौन सा शब्द दिमाग में आना चाहिए, टूटना। मुझे क्या एक चीज बताइए कि ये क्या है, एक है क्या, और ये क्या टूट कर क्या दो बन रहे हैं क्या, और संयोजन अभिक्रिया के अंदर ये यहां से क्या यहां बन रहा था क्या, क्या यहां से यह बन रहा था क्या। तो सर एक चीज और हमारे समझ में आ रही है, इसको हटकर हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि यदि हम CO2, जैसे आपने बताया था कि C प्लस O2, ये जो अभिक्रिया होती है वो CO2 की हो रही है, यदि हम इसको उल्टा कर दे, यदि इस तरीके से बना दे CO2, तो क्या सर इसको हम इस तरीके से बना दे C प्लस O2, ये अभिक्रिया यदि हम इसको बना दे C प्लस O2, तो क्या ये सर अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण सही रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल 100% सही रहेगा। तो सर इसका मतलब तो आपने ये 2H2O वाला जो उदाहरण बताया था, तो क्या ये उदाहरण भी क्या 2H2 प्लस O2, क्या ये उदाहरण बिल्कुल अपघटन अभिक्रिया का सही रहेगा क्या, हाँ 100% सही रहेगा। सर आपने ये वाला बताया था CaOH का होल ट्वाइस, ये आपने बताया था CaO प्लस H2O, क्या ये विघटन अभिक्रिया का उदाहरण सही रहेगा क्या, 100% सही रहेगा। तो सर इसका मतलब तो हमको एक साथ दो दो उदाहरण याद हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि तीन तो आपने वहां याद कर लिए, तीन ही आप यहां याद कर लोगे, 6 आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण है, वियोजन के। किसके हैं ये, वियोजन के या अपघटन के। किसके उदाहरण है ये, वियोजन अभिक्रिया के या अपघटन अभिक्रिया के सारे के सारे ये उदाहरण है। मैं फिर से कह रहा हूं, उसका यदि आप संयोजन का उल्टा कर दोगे, अभिक्रिया कौन सी बन जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। इसलिए डरना नहीं, एक चीज याद करोगे दो दो याद हो जाएगा।
लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर वो वाला ट्रेंड गया, अब नया ट्रेंड आ रहा है। और ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। पहले तो आपको दिमाग में ही लगाना है कि हमको केवल ऊष्मीय से मतलब नहीं है, केवल हमको अपघटन से मतलब है कि क्या अपघटन अभिक्रिया इन चारों में से कौन सी है। ये मान के चलो कि कोई दो क्वेश्चन तो दो ऑप्शन तो आपको वैसे ही कट जाएंगे। क्यों? कि आपको कोई तो संयोजन का मिलेगा, कोई विस्थापन का मिल जाएगा। आपको विघटन का देखना है कि विघटन कैसे होगा जब कोई एक दो में बनेगा। ये एक है, दो में टूट गया, तो एक चीज तो अपने को क्लियर हो गई कि सर ये अपघटन अभिक्रिया तो है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ते हैं तो एक चीज और आपको याद रखना, कभी भी हरा अभिक्रिया के अंदर यदि आपको अभिकारक की तरफ यदि CO2 दिखाई दे, यदि अभिकारक की तरफ यदि आपको CO2 दिखाई दे, तो जैसे ही ये उत्पाद की तरफ जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से डाई से ट्राई में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है CO3। यदि आपको उत्पाद की तरफ ये अभिक्रिया CO3 दिखाई दे तो आप जैसे ही उत्पाद की तरफ जाओगे तो ये कम हो जाता है CO2। आगे बात समझ में? तो आपको इधर 3 दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ जाओगे तो आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि CO2 बनेगा। जब दूसरी तरफ जाओगे तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई ना, ये कि जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ये CO2 की जगह पर आपको क्या मिलेगा, ये CO2 मिलेगा। इसको तोड़ना कैसा है? देखो CO2 है, CO2 को तोड़ दिया मैंने, किसमें तोड़ दिया? CO2 को, CO2 को तोड़ दिया किसमें? CaCO3 है। CO3 को ध्यान से देखो, CO3 इधर है तो दूसरी तरफ CO2 बनेगा। एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई सर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया बहुत आसान तरीके से कि CO2 है तो CO3 और इधर CO3 है तो इधर CO2। बिल्कुल क्लियर सी बात हो गई। अब बच गया अपने पास कि 3 में से अपने को देखो कि एक ऑक्सीजन तो इसने कम लिया है और Ca ये एक्स्ट्रा में बैठा हुआ है। Ca तो ये बैठा हुआ है अपने पास। CO2 C तो गया पूरा, O भी गया पूरा, लेकिन ये O कितने गया? 2 में गया है, एक बच गया अपने पास, तो एक को अपने पास रख लो यहाँ पर। तो COEO बन गया, अपघटन अभिक्रिया है। और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या चूने की पत्थर वाली जो अभिक्रिया है वो किस तरीके की अभिक्रिया है सर? वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। आपको याद रखना है। दूसरा मैं इसके अंदर एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, फेरस सल्फेट वाला। कौन सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं? दूसरा, याद रखना आपको दूसरा एग्जांपल लेना है फेरस सल्फेट। कौन सा लेना है इसके अंदर? फेरस सल्फेट। और ये आपको जो फेरस सल्फेट वाला है इसको मैं स्टार लगा रहा हूं अब की बार की एग्जाम के लिए। फेरस सल्फेट का जो उदाहरण है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परीक्षा के अंदर इस बार एलडीसी के अंदर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वियोजन अभिक्रिया का या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और आपको ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण रखना है, इसको याद रखना है Fe2। कौन सा याद रखना? Fe, सॉरी सॉरी, आपको याद रखनी है ये अभिक्रिया, ये आपको याद रखनी है, सिंपल सी है, ज्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर FeSO4। कौन सी याद रखनी है? FeSO4। और FeSO4 को आपको तोड़ना है तो एक बार तो आप Fe2O3 प्लस एक बार तो आपको तोड़ना है SO2 में और एक बार इसको बनाना है SO3। हो गया अपना काम। और इसके बगल में आपको लगा देना है यहाँ पर 2। दोबारा से देखो, एक बार और फिर से लिख रहा हूं पूरी अभिक्रिया को, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो आप। मैंने बोला कि आपको बनाना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की अभिक्रिया जैसे आती है तो फेरस को हम बोलते हैं Fe। क्या बोलते हैं उसको? Fe। और सल्फेट को बोलते हैं SO4। FeSO4 को जब हम तोड़ते हैं तो आपको एक बार तो Fe के संग लगाना है 2, Fe2O3 तो ये तोड़ना है, इधर तो 2 इधर 3 होना चाहिए, पहले 2 फिर 3। फिर आपको एक अभिक्रिया के साथ इसी में जोड़ना SO2 और इसी के साथ आपको जोड़ना है SO3। मतलब SO2 SO कितनी बार आएगा? ये 2 बार आएगा। एक बार तो 2 में आएगा, एक बार 3 लिखा हुआ आएगा। एक बार तो SO2 आएगा, एक बार SO3 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपकी अभिक्रिया फेरस सल्फेट की हो चुकी है। जब पूरी अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने लगा दिया है 2। ये पूरी की पूरी अभिक्रिया हो चुकी है। फेरस सल्फेट के उदाहरण से यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि किस तरीके की अभिक्रिया है, आपको लगाना है टिक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद तीसरा वाला यदि आपको उदाहरण की तरफ जाना है तो ऊष्मीय अपघटन का तीसरा एग्जाम्पल होता है, इसमें तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं, इसमें लेड वाला। तीसरा जो एग्जाम्पल होता है वो सिंपल सा एग्जाम्पल, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, लेड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल। कौन सा वाला एग्जाम्पल? लेड नाइट्रेट। ये वाला एग्जाम्पल है जो कंपटीशन के एग्जाम से लेकर जितनी भी सारी बोर्ड की एग्जाम होती है उन सब में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेड नाइट्रेट वाला।
आजकल ये बहुत ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट का ये जो क्वेश्चन है इसको आपको याद रखना है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको अंडरलाइन करूंगा, वो आपको याद रखना है। वो अभिक्रिया है आपकी लेड नाइट्रेट। जैसे ही नाम आ रहा है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सर लेड तो हम पीबी को बोलेंगे। और जैसे ही आपको जो जो नाम आपको याद करवाए जा रहे हैं वो याद रखना, एपीबी NO3 का फॉल्ट वाइज। और जब इस अभिक्रिया को हम तोड़ते हैं, तो जब इस अभिक्रिया को तोड़ते हैं तो मैं आपको याद करवा रहा हूं इस अभिक्रिया को। पहला आपको याद रखना है लेड नाइट्रेट का। कौन सा याद रखना है कि लेड नाइट्रेट कैसी प्रकार की अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट भी एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कैसी है, ये भी एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो। सबसे पहले दिमाग में बिठा लो कि लेड नाइट्रेट एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। और लेड नाइट्रेट को जब हम तोड़ेंगे तो इसको याद करना है, और इसको याद करने का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सिंपल सा है। मैंने एक बार तो इसको किस में तोड़ दिया है, लेड नाइट्रेट को पीवी में तोड़ दिया है। किस में तोड़ा है मैंने इसको, पीवी में। PbNO3 को मैंने इसको प्लस के चिन्ह लगाकर यहां से मैं अलग तोड़ूंगा। लेकिन एक तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस याद रखनी है आपको, नाइट्रोजन गैस याद रखनी है। कौन सी गैस याद रखनी है आपको, नाइट्रोजन गैस याद रखनी है। और उसके साथ आपको ये लगाकर लास्ट में जो एक गैस लगानी है वो लगानी है ऑक्सीजन गैस। दो तो आपको सिंपल ही याद रखना है। फर्स्ट तो आपको याद रखना NO2 और एक याद रखना है आपको ऑक्सीजन। ये दोनों तो यदि आपने याद कर लिया तो ये मान के चलो कि आपकी पूरी की पूरी अभिक्रिया क्लियर हो चुकी है। क्योंकि अभिक्रिया के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो NO2 है इसका मूलक क्या है। NO2 इसका मूलक पूछता है कि इसका मूलक कितना आएगा। इसके साथ आपको इसके साथ लगाना है, यहाँ पर याद रखना इस जगह पर 4 आएगा। बस इतना सा याद रखना है कि NO2 के साथ कितना आएगा, 4। बची कुछ जो अभिक्रिया है उसमें जो बच गए हैं PbO, ये आपको लगा देना है। पूरी की पूरी अभिक्रिया ये क्लियर हो चुकी है। और आप इस अभिक्रिया को यदि बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा दो, बस हो गया काम। एक बार फिर से इस अभिक्रिया को देखो, सर थोड़ी सी कम समझ में आई, इसको एक बार और देखो। आपको याद करनी है कौन सी अभिक्रिया, लेड नाइट्रेट वाली अभिक्रिया याद करनी है। और लेड नाइट्रेट वाली अभिक्रिया को जब भी याद करना है तो आपको हमेशा और हमेशा एक एग्जांपल याद रखना लेड वाला। और लेड के अंदर आपको उदाहरण याद रखना है पीबी। कौन सा याद रखना, पीबी। और पीबी के साथ आपको याद रखना NO, अंदर आएगा 3 और बाहर आएगा 2। अंदर आएगा 3, बाहर आएगा 2। जब इसको हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम छोड़ दिया, प्लस का साइन लगाया। पहले तो हमने इसके अंदर लगाई है NO2 और फिर बाद में साथ में लगाया है हमने ऑक्सीजन। जब इन दोनों को तोड़ दिया है NO2 और O2, ये याद रख लो, बच गया क्या, PbO। अब आपको बैलेंस करना है। यदि आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हमेशा ध्यान रखना ये वाला आपको याद रखना है। इसके साथ आएगा 4, कितना आएगा इसके साथ 4, और यहाँ पर कितना आएगा 2। ये पूरी की पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। इस अभिक्रिया को यदि बोलना है तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अभिक्रिया है। कैसी है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। मैंने 3 बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया है चूने पत्थर वाला, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। 2 मिलकर 1 बन रहे हैं, सॉरी 1 मिलकर 2 बन रहे हैं। दूसरा मैंने आपको उदाहरण बताया था फेरस सल्फेट वाला। और तीसरा उदाहरण बताया है मैंने लेड नाइट्रेट वाला। ये गारंटी है आपको, LDC के एग्जाम हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, यदि आपको अपघटन अभिक्रिया और ऊष्मीय अपघटन से यदि क्वेश्चन आ रहा है तो इन 3 अपघटन अभिक्रियाओं के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा। तीनों के तीनों मैंने बता दिए, ध्यान से देखो। इसके अंदर भी PbNO3 ये भी एक है, और इसको भी तोड़कर मैंने किसमें बताया है, लिखा है कि 2 या 2 से अधिक में। 2 या 2 से अधिक में बन रहा है, 2 या 2 से अधिक में ये बन रहा है। कौन सी अभिक्रिया हो गई, पहले तो क्लियर हो चुका है कि सर ये अपघटन अभिक्रिया तो है, ये तो हमको क्लियर हो चुका है। लेकिन ये बैलेंस करने के एक दिन में अलग से एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, सारी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि PbNO वाली, केवल इतना सा याद रखना कि इधर NO3 अंदर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से दे देता है NO2 NO3। बाहर आपको 3 नहीं रखना है, अंदर की तरफ आपको क्या रखना है, 2 रखना है। और बाहर आपको कितना रखना है, अंदर तो 3 रखना है, बाहर आपको 2 रखना है। बस इतना सा याद रखना है। यदि इतना सा आपको हो चुका है तो ये मान के चलो कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया आपकी क्लियर हो चुकी है। यदि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया आपकी क्लियर हो चुकी है तो उसके बाद आपकी अभिक्रिया आती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी आती है आपकी, नेक्स्ट वाली अभिक्रिया आती है आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगली वाली आपकी अभिक्रिया आती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और विद्युत अपघटन अभिक्रिया को यदि आप पढ़ोगे तो सिंपल सा है, एक ही उदाहरण याद कर लेना। विद्युत अपघटन करना विद्युत अपघटन के अंदर होता है कि यदि हम जल के अंदर विद्युत प्रवाहित कर दे, जल के अंदर क्या प्रवाहित कर दे, यदि जल के अंदर यदि हम विद्युत प्रवाहित कर दे तो जल होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो जल होता है, जल क्या, ये रहा जल, क्या है ये जल।
जल के अंदर मैंने क्या प्रवाहित की है, विद्युत धारा प्रवाहित की है। और विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं, ये दो अलग अलग पार्टों में, मतलब जल के अंदर दो ही चीज होती है, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। और ये दो अलग अलग भागों में क्या हो चुका है, ये विभाजित हो चुका है, दो अलग अलग भागों में विभाजित हो चुका है। ध्यान से देखो, मैं आपको एक अभिक्रिया के बारे में, इसी अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप घर पर कर सकते हो। आपने कांच का एक ग्लास लिया, क्या लिया, कांच का एक ग्लास लिया, इस कांच के ग्लास को आपने थोड़ा सा भर लिया, क्या भर लिया, इसको पानी से भर लिया। आपको विद्युत अपघटन अभिक्रिया करनी है, क्या करनी है आपको, इसके अंदर विद्युत अपघटन अभिक्रिया करनी है। कि सर मुझे भी करनी है इसके अंदर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। आजकल के बच्चों के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड रहता है कि सर मुझे भी देखना है विद्युत अपघटन कैसे होता है, हाइड्रोजन में कैसे टूटता है, ऑक्सीजन में कैसे तोड़ना है। तो एक छोटी सी बैटरी आती है, लिथियम वाली एक छोटी सी बैटरी आती है, उसमें इस तरीके से करके एक बैटरी आती है, इसमें एक पार्ट गोल बड़ा वाला रहता है, एक छोटा वाला रहता है। आपको इस बैटरी को पानी के अंदर, कांच के ग्लास के अंदर पूरी की पूरी को डाल देना है। जब पूरी की पूरी इस पूरी बैटरी को पानी के अंदर आप डाल दोगे इस तरीके से, तो एक छोटा वाला पार्ट रहता है, एक बड़ा वाला पार्ट रहता है। तो ध्यान देखो, यदि ये बड़ा वाला पार्ट की तरफ आप देखोगे तो बड़े वाले पार्ट से लगातार आपको कंटिन्यू पानी के सफेद कलर के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। ये बड़े वाला जो पार्ट होता है इसको हम प्लस वाला पार्ट बोलते हैं, छोटा वाला पार्ट होता है इसको माइनस बोलते हैं। इस बड़े वाले पार्ट से लगातार पानी के सफेद कलर के बुलबुले आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। ये सफेद कलर के जो बुलबुले होते हैं वही होते हैं हाइड्रोजन, वही क्या होते हैं, हाइड्रोजन। और इस जो छोटा वाला पार्ट होता है उससे एक बुलबुला बनता है, ऊपर आता है, फिर वो फूट जाता है, फिर एक बुलबुला बनेगा, फिर आकर ऊपर आकर फूट जाएगा। मतलब बहुत कम मात्रा में जो ये बनता है, बहुत कम मात्रा में कम कम निकल कर आता है, वही क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और इसी तरीके से जल का क्या होता है, विद्युत अपघटन। इसी तरीके से जल का क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है। और विद्युत अपघटन के लिए सिंपल सी आपको अभिक्रिया याद रखनी है, मैं मिटा नहीं रहा, आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रहेगा। मैंने दो अभिक्रिया आपको बता दी है विद्युत अपघटन की। अपघटन के अंदर मैंने दो बता दिया है आपको, एक मैंने बताया है आपको ऊष्मीय अपघटन, और दूसरा मैंने बता दिया है आपको विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के अंदर आप ये याद कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो इंपॉर्टेंट है अगला वाला प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रकाशीय अपघटन के अंदर आपको जो याद रखना है वो मैं लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछा गया है, मैं स्टार लगा देता हूँ। अगली बारी जो अभिक्रिया है अपनी, कौन सी अभिक्रिया है अगली वाली, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अगली वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है अपनी, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के अंदर होता है कि मतलब यदि हम किसी अभिक्रिया के अंदर प्रकाश प्रवाहित करें, यदि उसके अंदर प्रकाश की किरणें जा रही है, यदि प्रकाश प्रवाहित हो रहा है उस अभिक्रिया के अंदर, तो ऐसी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के लिए हमको दो उदाहरण बहुत सिंपल सिंपल से याद करने हैं, और वो दो उदाहरण बहुत सिंपल से हैं। पहला जो उदाहरण है वो है AgCl, दूसरा जो उदाहरण है मैं साथ साथ लिख रहा हूं AgBr। ये दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, और दोनों उदाहरणों को यदि आपको तोड़ना है तो सिंपल सा है। दो उदाहरण है सिंपल से आपके पास, एक है AgCl और एक है AgBr। इन्हीं से ही बार बार करके क्वेश्चन आ रहा है। और ये अभिक्रिया को हम तोड़ते हैं, जब इस अभिक्रिया को हम तोड़ते हैं तो किसकी उपस्थिति में तोड़ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में तोड़ रहे हैं इस अभिक्रिया को, क्योंकि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है, तो प्रकाश अपघटन के लिए हमको क्या बोल दिया, सूर्य का प्रकाश। क्या बोल दिया हमको, सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया में हमने इस अभिक्रिया को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये मैंने लिख दिया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ऐसे इसमें भी मैंने लिख दिया सूर्य का प्रकाश। दोनों को हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इसको तोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि मैं इसको तोड़ देता हूं तो अपने पास एक नया पदार्थ बनता है, एक तो बनेगा Ag और एक बनेगा अपने पास Cl। ध्यान रखना आपको, इसके साथ एक नया पदार्थ बनेगा उसको बोलते हैं Ag, इसके साथ जो दूसरा पदार्थ बनेगा उसको बोलेंगे हम Br। यदि इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है तो दोनों के आगे 2 लगाना है, इसके आगे भी 2 लगाना है, इसके आगे भी 2 लगाना है। सर इसको भी तो 2 बनाना है, तो इसको 2Br के साथ, और यहाँ पर इनके नीचे बगल में आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। एक बार और जल्दी जल्दी की अभिक्रिया हो गई है फास्ट थोड़ी सी, इसको थोड़ी स्लो मोशन में एक बार और देख ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार मैं मिटाकर दोबारा दिखाता रहता हूँ। आपके पास प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के दो उदाहरण है। पहला उदाहरण मैंने लिखा था AgCl, इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। दूसरी अभिक्रिया हमको याद रखनी है, दूसरी अभिक्रिया है AgBr, इसको भी हमको किसकी उपस्थिति में करवाना है, प्रकाश की उपस्थिति में करवाना है। ये लिखो प्रकाश, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रकाश। या तो आप
सूर्य का प्रकाश लिख दो या डायरेक्ट ही आप प्रकाश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, एक को मैंने एजी में तोड़ दिया, एक को मैंने सीएल में तोड़ दिया। इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दो, एक को एजी में तोड़ दिया, एक को बीआर में तोड़ दिया। यदि आपको उसको बैलेंस करना है तो इसके आगे 2 लगाना है, 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 यहाँ भी 2 लगाना है, यहाँ भी 2 लगाना है। ये अपनी पूरी की पूरी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात समझ में, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का जो उपयोग होता है वो किसमें किया जाता है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है, फोटोग्राफी में। और फोटोग्राफी भी कैसी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट। कैसी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी से याद आ जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, या लिखू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से याद आ जाएगा, आपको याद रखना। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी गया था कि फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है। पहला तो क्वेश्चन ये बता, वो पूछा गया था कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सिंपल सा आया था कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसी से ही एक अगला क्वेश्चन ये बना था कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में आपको याद रखना है एजीबीआर का उपयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, एजीबीआर नहीं था, इसका नाम था, इसका रासायनिक नाम था, इसका नाम मैं लिख देता हूं सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम क्या था, सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा नाम था इसका, इसका नाम था सिल्वर ब्रोमाइड। जितने सारे क्वेश्चंस थे मैंने बता दिया आपको। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। 2 याद रखना है, प्रकाश अपघटन के लिए आपको एजी वर्ड याद रखना है कि प्रकाश एजी, एजी प्रकाश, एजी प्रकाश याद रखना, एजीसीएल और एजीबीआर, एजीसीएल2, एजीसीएल2 और एजी के साथ आपको 2 लगाना है। याद रखना है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया उसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, एजीबीआर का उपयोग किया जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोग्राफी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर एजीबीआर ना होकर लिखा हुआ था सिल्वर ब्रोमाइड। तो सारी की सारी चीज याद होनी चाहिए। संयोजन अभिक्रिया आपकी अपनी विघटन अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो अपनी अगली अभिक्रिया आती है, तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया आती है, उस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है वो, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत सिंपल है। विस्थापन अभिक्रिया में कुछ भी नहीं है, आपको केवल इसका एक नाम और जो अलग से लिखवाया था वो नाम और याद रखना है, एकल विस्थापन का नाम याद रखना है, इसका एकल विस्थापन। ये आपको 2 नाम याद रखने हैं बस। इसके बाद एक विस्थापन अभिक्रिया के अंदर कुछ भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है, आपको पता है नॉर्मली कि यदि कोई एक अमीर बच्चा है और वो आगे की सीट पर बैठता है, अमीर बच्चा है वो आगे की सीट पर यदि वो बैठता है, तो यदि कोई गरीब बच्चा आकर बैठ जाता है उस सीट पर, तो अपने को पता है कि वो अमीर बच्चा आता है और वो गरीब बच्चे से कह देता है कि भाई ये मेरी जगह है, इससे तू हट जा। कहने का मतलब ये होता है कि आज के जमाने पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको तो बस इतना सा याद रखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो काम करते हैं ना, वो करते हैं अभिकारक तत्व, अभिक्रियाशील तत्व ये काम करते हैं। और वो अभिक्रियाशील तत्व क्या काम करते हैं कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिनकी पावर, जिनकी अभिक्रियाशील ज्यादा, जिसकी अभिक्रिया ज्यादा होती है, वो अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। यहाँ से एक बहुत मजेदार क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे खा ऐसे डिपिट खाते हैं और घर पर आकर कहते हैं ओ नो सिट, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया था। ये रटने का काम नहीं करना, यहाँ पर क्लियर बताऊंगा। और ये मैं कह रहा हूं कि यूट्यूब के इस जमाने में ये पहली बार होगा शायद, जो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है सारी कोचिंग्सों को, मैंने भी देखा है कि वो किस पैटर्न पर चल रहे हैं, किस क्या उनका तरीका है। रटा पटाया क्वेश्चन नहीं, मैं आपको सारा की खा गलती कर सकते हो आप वो भी बताऊंगा। विस्थापन अभिक्रिया का एकल विस्थापन से पूछ सकता है, आज तक नहीं पूछा, लेकिन आपको याद रखना है। मैं सबसे छोटी छोटी जितनी भी चीजें होती है ना वो सब लेके चलता हूं। मेरा तो उद्देश्य ये है कि कोई गलत ना करे बस। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले तो आपको अभिक्रियाशील तत्व याद करने हैं। सबसे पहला तो आपका जो काम है वो है अभिक्रियाशील तत्व, अभिक्रियाशील तत्व। अब ये अभिक्रियाशील तत्वों को तो याद करने का तो सही, ये तो आपको रोजाना रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कुछ अभिक्रियाशील तत्व है उनका मैं नाम लिखवा देता हूं यहाँ पर, के NaCa Mg Al Zn Fe Pb HCu Ag Hg, सॉरी Cu
AU AG और HG, ये तत्व आपको याद रखने हैं। इस तरीके से करके ये अभिक्रियाशील तत्व है। आपको इतने से अभिक्रियाशील तत्वों से आपका काम हो जाएगा। इतने से अभिक्रियाशील के Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Cu Ag Hg Au Ag Hg, इन सारे अभिक्रियाशील तत्वों से आपका काम हो जाएगा कि हाँ ये अभिक्रियाशील तत्वों से अपना काम हो जाएगा। इन अभिक्रियाशील तत्वों को पढ़ने के बाद अपने पास मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि आपको इस अभिक्रिया का फॉर्मेशन याद होना चाहिए। ये क्या करता है कि कम क्रियाशील तत्वों को, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, अधिक, इसमें बता देता हूं, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो क्या कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित। क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, वो तत्व को क्या कर देता है, वो विस्थापित। आपको तो बस ये कम अधिक से मतलब नहीं है, आपको तो जिसकी लाठी उसके भैंस से याद रखना है कि जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो उसकी पुराने, जिसके पास कम ताकत है उसको अपनी जगह से हटा देगा कि भाई तू जा इस जगह पर, मैं बैठूंगा, बस ये काम करेगा। और जो ज्यादा वाला है उसको बेचारे को हटा देगा, उसको कह देगा कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तू अलग रहे यहाँ से, वो बेचारा अकेला रहेगा। बस इतना सा याद रखना है। कैसे कि अपने पास दो अभिक्रियाशील तत्व है, ये ऐसे A और B, ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं, ये दोनों साथ साथ रहकर C अकेला रह रहा है। ये C अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है, C अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। और मान के देखो कि यहाँ पर एक कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा, C क्या करेगा, अपनी A की जगह पर ले लेगा। C किसकी जगह पर आ जाएगा, A की जगह पर आ जाएगा, और B अपनी जगह पर है, और A से क्या बोलेगा कि जा भाई तेरा काम कर, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। C अधिक अभिक्रियाशील तत्व है तो C किससे बोलेगा, A से। A कम अभिक्रियाशील तत्व है तो A से क्या बोलेगा कि भाई तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तू जा, मैं इसके संग पार्टनरशिप करूंगा। अब ये देखो C ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होकर इसने B के साथ बॉन्डिंग बना ली। पहले A के साथ बॉन्डिंग थी B की, अब B के साथ कौन आ गया, C आ गया है, और अब पहले से ही ताकतवर था, अब और ज्यादा ताकतवर हो गया। A तो बेचारा कैसे कैसे जैसे करके A के साथ रह रहा था, अब उसको बेचारे को C ने आकर ताकतवर अपना दम दिखाकर उसको अलग कर दिया। आपको एक मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दिखा रहा हूं जो बहुत फेमस उदाहरण है, बार बार पूछा जा रहा है। इसका उदाहरण है जो Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी जगह पर क्या किया गया। इस अभिक्रिया को कभी कभी ऐसे भी लिख देता है CuSO4 प्लस Fe। आपको अपने ये फॉर्मेशन लिखा है तो आपको इसी फॉर्मेशन में आप देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभिक्रिया एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया क्या है, देखो उदाहरण में लिखवा रहा हूं इसका, CuSO4 प्लस Fe। यदि मैं इस अभिक्रिया को तोड़ता हूं तो आप देखो, केवल इस फॉर्मेशन से देखो यहाँ पर कौन ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व था, Fe। कौन ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर C ज्यादा अभिक्रियाशील है, यहाँ पर Fe अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। आपको ये नहीं मानना है कि ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है या नहीं है, इनको भूल जाना है। आपको तो केवल ये टेबल याद होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अभिक्रिया टेबल के बारे में कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि गलती कहां होती है। इस क्वेश्चन को तो हम चल सही कर देंगे, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन को हम कैसे गलत करते हैं, बच्चा कैसे गलती करता है रटकर, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि Cu में से और Fe में से ऊपर कौन आ रहा है। Cu में से जो ऊपर वाले हैं ये तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, ये कैसे हैं, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, और ये कम अभिक्रियाशील तत्व है, ये कैसे हैं, कम अभिक्रियाशील तत्व। ध्यान रखना, जो ऊपर वाले हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, उनसे नीचे वाले हैं वो कम है। जैसे कि K Na से ज्यादा है, Na Ca से ज्यादा है, Mg Ca से कम है, Al है वो Zn से ज्यादा है, Fe है वो Zn से ज्यादा है लेकिन Pb से, Zn से कम है लेकिन Pb से ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखो Cu में से और Feb में से, Cu में से और Feb में से देखो कि ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है। यहाँ पर देखो कौन सा पहले आ रहा है, ध्यान से देखते चलो कि सर Fe पहले आ रहा है, तो Fe ताकतवर है। Cu को देखो, Cu कहां सर, Cu तो नीचे आ रहा है, Cu तो कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये Fe क्या करेगा, Cu से बोलेगा कि चल हट, तेरा काम खत्म, अब इस जगह पर मैं आऊंगा। तो ये Fe किसकी जगह पर आ जाएगा, Cu की जगह पर। जिस जगह पर Cu बैठा है उस जगह पर आ जाएगा। ये क्या बोलेगा बी से कि भाई मैं तो तेरे साथ रहूंगा। बाकी का Cu ये कह देगा कि कोई बात नहीं, हम तो अकेले ही सही, हमारा तो अकेले का ही काम सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभिक्रिया तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एग्जामिनर इसको गलती कैसे करवा रहा है, इसको मैं आपको स्टार लगाकर यहां से समझा रहा हूं कि गलती कहां होती है। गलती होती है कि अभिक्रियाशील तत्व, ये आपसे विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जब आपको अभिक्रिया पूछता है कि निम्न में से कौन सी आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, तो क्वेश्चन लिख के देता है आपको FeSO4 प्लस Cu।
ये अभिक्रिया आपको लिख के दे दी है और इस अभिक्रिया को पूछ लेता है जल्दी जल्दी में, इसको लिख देता है आपको CuSO4 प्लस Fe। ये अभिक्रिया लिख दी और आप लोगों को जल्दी से पहला ही ऑप्शन ये दिखा, आप तो रट कर गए थे बस। कैसे? ये वाला ऑप्शन जो सब बताते हैं रटी पिटी भाषा, ये आप रट कर गए थे कि यार ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, विस्थापन अभिक्रिया, टिक लगा दो, हो गया काम। क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है और आपने टिक लगा कर गए, जब आंसर की आती है तब आपको पता चला कि यार ये गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत। सर ये क्यों गलत हुआ? ऑब्जेक्शन ढूंढते हैं तरह तरह की कोचिंग्स के ऊपर, आप वो लगाते। अरे कोचिंग्स के ऊपर क्या पढ़ाया ही उन्होंने ये है कि भाई ये मैंने इतना पढ़ाया है कि भाई इसके अंदर ऐसा थोड़ी है, लिखवा दिया सिंपल से, ये एग्जांपल्स आप रट के गए, हो गया काम। ये तो बताया ही नहीं कि यहाँ गलती कर सकते हो। मैं बताता हूं इसमें गलती कहां है। आप ध्यान से देखो, Cu में से और Fe में से दोनों में कंपेयर करो कि कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व में आपने देखा कि सर Fe ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। मुझे एक चीज बताओ, क्या जो ज्यादा ताकतवर होता है उससे यदि किसी कम ताकतवर को लड़ा दिया जाता है, यदि एक अष्टपुष्ट है कोई, उससे एक बेचारा ऐसा पतला सा कोई लड़के को यदि लड़ा दिया जाता है, तो एक चीज बताओ कि जीतेगा कौन? ताकतवर ही जीतेगा, पतले से वो उठा के फेंक देगा। तो ये यहाँ पर देखो, ये Cu यदि Fe से बोले कि ना हट, तो पहले ही Fe ताकतवर है और ये Cu से हट सकता है क्या? यहां पर तो हटा दिया। लेकिन आप खुद सोचो कि कम ताकतवर से ज्यादा ताकतवर हट सकता है क्या? आपने कहा कि सर नहीं हट सकता, तो नहीं हट सकता, तो ये वाली इक्वेशन कैसे बन सकती है? मुझे तो ये बताओ, ये क्या सही हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता सर कैसे भी? तो क्या मुझे बताइए कि ये अभिक्रिया में से, ये अभिक्रिया में से कौन सा वाला सही है? आप कहोगे कि सर ये वाला सही है, ये वाला गलत है। और यहीं पर बच्चे गलत करते हैं, ऑप्शन के अंदर दोनों लिखा हुआ होता है, लेकिन जल्दीबाजी में पढ़ने के चक्कर में ऑप्शन ए को टिक लगाकर, और एग्जामिनर जानबूझ के पहले ऑप्शन के अंदर आपको यही देगा और आप जल्दीबाजी में देख के आओगे कि हाँ ये हो गया, और घर पर आकर ताल ठोकोगे कि मैंने तो इसके अंदर ये, मैं तो झंडे गाड़ के आ गया पूरे पेपर के अंदर, और बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब आंसर की आती है तब कहते हैं कि सर मेरा ये इस वजह से गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया, मेरे को नहीं पढ़ाया। फिर आप अच्छी अच्छी फिर दोबारा से कुछ और दूसरी कोचिंग को फॉलो करते हो। बार बार अलग अलग चीज पढ़ने की बजाय एक ही जगह पर पढ़ लो ना, सारी चीज बेस्ट रहेगा इस चीज के लिए। तो इसीलिए आपको मैंने बताया कि ये गलत है, ये सही है, कहां गलती कर सकते हो, कहां सही कर सकते हो, इस चीज को आप ध्यान रखना। आपको मैं यदि एक एग्जांपल और लिखवा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। मैं एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं इसका, ZnH2SO4, ZnH2SO4, दोनों में से देखो अधिक अभिक्रियाशील तत्व सर, हाइड्रोजन तो कम है, Zn कम है, Zn इसकी जगह पर ले लेगा ZnSO4 प्लस, इस जगह पर सिंपल सा है, ये हाइड्रोजन गैस निकल कर आ जाएगी, ये निकल कर आ गई। मैं आपको एक एग्जांपल और लिखा देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है, कोई से भी एग्जांपल बना लो, Zn प्लस CuSO4। आपको पता चली गया होगा कि Zn अधिक ताकतवर है, तो Zn इसकी जगह पर आ जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu अलग निकल कर आ जाएगा। ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। इन एग्जाम्पल को यदि आप याद करके जाओगे तो ये मान के चलोगे विस्थापन अभिक्रिया का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना। आपको तो केवल इतना सा याद रखना है कि जो अधिक है वो किसके ऊपर जोर चलाएगा? कम के बार ऊपर जोर चलाएगा, और अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के ऊपर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। आगे बात समझ में? अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के ऊपर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया आपकी क्लियर हो चुकी है। अगली जो आपकी अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को कर अपन इस टॉपिक को, आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। लास्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगला वाला आता है अपना अभिक्रिया नंबर 4, वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी आती है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का बहुत अच्छी सी चीज होती है। इसके अंदर आपको कुछ चीज याद रखनी है, सिंपल सी। पहला तो आपको एक पॉइंट रखता है कि यही एक ऐसी अभिक्रिया होती है, जितनी भी सारी अभिक्रिया होती है उनके अंदर, जिनमें केवल और केवल किसका आदान प्रदान होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि आयनों का यदि आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया के अंदर होता है? एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना कि आयनों का यदि आदान प्रदान करना है, आयनों का आदान प्रदान, ध्यान रखना है आपको, आयनों का आदान प्रदान यदि आपको करना है
तो उसके बाद आपको जो अभिक्रिया लगानी है वो कौन सी लगानी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये लगाना है कि आयनों का, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि आयनों का आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया के अंदर होना है, टिक लगाना है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि अवक्षेपण का निर्माण कौन सी अभिक्रिया के अंदर होता है, किसका निर्माण, अवक्षेपण का निर्माण कौन सी अभिक्रिया के अंदर होता है। तो आपको लगाना है इसके अंदर कि अवक्षेपण का निर्माण होता है वो कौन सी अभिक्रिया के अंदर होता है, कि सर द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर होता है। इसके अलावा सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है तीसरे नंबर का कि निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का सिंपल सा उदाहरण आपको याद रखना है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा गया, कई बार पूछा गया है ये वाला उदाहरण, Na2SO4, कौन सा वाला उदाहरण, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। और यदि इस अभिक्रिया को जब हम करते हैं तो इस अभिक्रिया में आपको एक ध्यान रखना है कि एक तो आपका आयनों का आदान प्रदान होता है, साथ में आपको जो अलग चीज बनती है वो किसका निर्माण होता है, एक बनता है नमक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नमक का या सॉल्ट का निर्माण होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले तो इसमें सॉल्ट का निर्माण होता है, तो सॉल्ट इससे अभिक्रिया एक बन गया अपना, सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। ये चीज तो क्लियर हो चुकी है हमारे पास कि सर ये चीज तो मैंने लिख दी है कि इसमें से क्या बन गया है, सॉल्ट का निर्माण हो चुका है। सॉल्ट के निर्माण के बाद जो बची कुछ चीज है वो क्या है, BaSO4। कौन सा बच गया है अपने पास, BaSO4 बच गया है। इस अभिक्रिया को यदि आपको बैलेंस करनी है तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आपको सिंपल सा लगाना क्या है कि यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, इस जगह पर आपको 2 लगा देना है, इस जगह पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ये आपकी पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। कैसे, सबसे पहले आपको याद रखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा गहराई से नहीं लेके गया हूं, सिंपल सा कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है, कि सर एक ही अभिक्रिया है जिसके अंदर आयनों का निर्माण आदान प्रदान होता है, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर अवक्षेपण का निर्माण कौन सी अभिक्रिया के अंदर होता है, अवक्षेपण को इंग्लिश में यदि कोई पूछे तो बोल देना कि प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है। प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी का निर्माण होता है, जो ये फॉर्मेशन बनता है इसी को ही हम बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं, इसी को ही हम पीपीटी। यदि इनमें से कोई पूछे कि इनमें से अवक्षेपण कौन सा है, यदि इनमें से पूछे तो ये क्या है, ये तो है अवक्षेपण। क्या है इनमें से, अवक्षेपण। और ये किसका निर्माण हो रहा है, उदासीन। किसका निर्माण हो रहा है, उदासीन का। उदासीन को ही हम क्या बोलते हैं, उदासीन को ही हमने क्या बोला है, नमक। क्या बोला उसको, नमक। ध्यान से देखो, यदि आयनों का आदान प्रदान करना है आपको तो आयनों के आदान प्रदान के अंदर जो Na होता है इसके अंदर प्लस होता है और Cl होता है इसके अंदर माइनस होता है। ये Na और Cl दोनों आपस में मिल गए हैं, Na और Cl जब दोनों आपस में मिल गए हैं तो देखो ये प्लस का आयन हो गए, एक माइनस आयन हो गया, और Na और Cl दोनों आपस में मिल गए हैं और आयनों का आदान प्रदान हो गया। और आयनों का आदान प्रदान होने के पीछे एक नई अभिक्रिया का निर्माण हुआ है, इसको हमने बोला अवक्षेपण। तो अवक्षेपण का निर्माण होता है वो कौन सी अभिक्रिया के अंदर, द्विविस्थापन के अंदर। आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सी अभिक्रिया के अंदर, द्विविस्थापन के अंदर। और द्विविस्थापन के अंदर का जो उदाहरण याद रखना है आपको, ये उदाहरण याद रखना है कि Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। ये अभिक्रिया बनकर क्या बन गई है, BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस NaCl। 2-4 बार बोलोगे इस अभिक्रिया को, आपका काम तमाम हो जाएगा। और इस तरीके से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का काम भी हो चुका है। हमारी जितनी भी सारी अभिक्रियाएं थी उन अभिक्रियाओं को आपको 2 मिनट के अंदर आपको जल्दी जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं कि आज हमको कहां से पढ़ना स्टार्ट किया था, कि हमने अभिक्रियाएं पढ़ना स्टार्ट किया था कि ये सारी अभिक्रियाएं होती है। उनमें से सबसे पहली अभिक्रिया हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। संयोजन का मतलब 2 जुड़कर 1 का निर्माण हो रहे हैं, 2 जुड़कर 1 का निर्माण। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, तो आपको बताना कि 2 अभिकारक जब मिलते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्या होते हैं सर, अभिकारक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं ये, केवल ध्यान रखना कि भाग लेने वाले जो चीज होती है, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं, और जो नया बनने वाला पदार्थ होता है, जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। केवल इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा नहीं रखना है। जो भाग लेता है वो अभिकारक और जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। 2 काम हो गया। कोयले का दहन का पूछता सबसे पहले कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है। रासायनिक परिवर्तन है, कौन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया के बाद आपको अगला बताना है कि इनमें से आपको मैंने ये बता दिया कि बिना बुझा चूने वाली अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया आपको लगाना है कि संयोजन अभिक्रिया है। CaOH 2 मिलकर 1 बन गए हैं,
सबसे पहले करना, सारी जितनी भी सारी अभिक्रियाएं हैं वो संयोजन अभिक्रिया वो कैसी है, वियोजन अभिक्रिया है। और एक चीज और आपको बता देता हूं कि वियोजन अभिक्रिया के अंदर मैं भूल गया था, वियोजन अभिक्रिया होती है कि ये सारी की सारी जितनी भी सारी वियोजन अभिक्रियाएं आती है, इसमें मैं अभी लिख देता हूं, उस टाइम पर भूल गया था, अभी याद आ गई मुझे। जितनी भी सारी वियोजन अभिक्रियाएं होती है सारी की सारी कैसी अभिक्रियाएं होती है, ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है ये, ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है ये, ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती है। एक चीज आप लोगों की क्लियर और हो चुकी होगी कि एक एक वीडियो जिसके ऊपर देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी की अलग अलग वीडियो होती है, वो यहीं पर उसी वीडियो के अंदर क्लियर हो चुका है, केवल 2 लाइन के अंदर, कि जितनी भी सारी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी वो सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण होंगे, और जितनी भी वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण आएंगे वो ऊष्मशोषी अभिक्रिया होगी। मैंने आपको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के बारे में बता दिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में आपको उदाहरण याद रखना है, फेरस सल्फेट वाला, कौन सा, फेरस सल्फेट का FeSO4 वाला याद रखना। ध्यान रखना ये 2 तरीके से टूटता है, एक बार तो SO4 में टूटता है, एक बार SO3 में टूटता है। अगला वाला मैंने आपको बता दिया कौन सा, लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट वाले को आपको याद रखना PbNO3, इसमें आपको 2 याद रखना, NO2 और एक O2 याद रखना है। इसके बाद आपको विद्युत अपघटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रकाश अपघटन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। एक AgCl बनता है, एक AgBr बनता है, जब इसको तोड़ते हैं तो AgCl और AgBr। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया को कहां उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, AgBr का। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि AgBr का उपयोग किसमें किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद अपना जो अगली स्लाइड्स है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कम अभिक्रियाशील तत्व को कौन हटा देता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, और कहां गलती कर सकते हैं इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चलता है कि सर यहाँ पर गलती हो सकती है। इसके बाद मैंने आपको इतने सारे उदाहरण लिखा दिए। लास्ट द्विविस्थापन। द्विविस्थापन आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि आयनों का आदान प्रदान होता है, अपक्षेपण का निर्माण होता है, और ये जो अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, और जो लास्ट में बनती है BaSO4 प्लस NaCl, इसमें अपक्षेपण भी बन गया है, आयनों का आदान प्रदान भी हो गया है। अपनी जितनी सारी अभिक्रियाएं ही आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।